मेरा आज सौभाग्य है कि मुझे जिला हमीरपुर के सभी आदरणीय पत्रकार मित्रों से रूबरू होने का अवसर मिला और आज का जो विषय है, जिस विषय पर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, वो है आपातकाल के काले अध्याय के 50 वर्ष। ये एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय है भारत की राजनीति का कि जिसमें केवल अपने स्वार्थ के लिए, केवल परिवार से सत्ता ना खिसके, इसके लिए पूरे देश को जेल बना दिया गया, पूरे देश के मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया गया और समाज के हर वर्ग, चाहे वो युवा थे, चाहे वो महिला थी, चाहे वो साहित्यकार थे, चाहे वो आप जैसे जर्नलिस्ट थे, पत्रकार मित्र थे, उन सबको जेल की सीखचों के पीछे डाल दिया गया। ये अध्याय जिसको 50 वर्ष हो गए और मुझे लगता है कि आपातकाल के विषय में, आपातकाल का जो सब घटनाक्रम उस समय हुआ था, उसको देखने वाली मेरी जनरेशन आखिरी जनरेशन थी, क्योंकि मैं उस समय 9th क्लास में पढ़ता था। उसके बाद की जो जनरेशन है उनको शायद आपातकाल के विषय में पता ही नहीं। तो इसको विचार करते हुए हमारी पार्टी ने एक निर्णय किया कि आपातकाल के इस 50 वर्ष के जो काला अध्याय है, इसको जनमानस के बीच में लेके जाना चाहिए और विशेषकर उस जनरेशन को, नौजवानों के बीच लेकर जाना चाहिए जो आने वाले समय में इस देश के कर्णधार बनेंगे, जो आने वाले समय में लोकतंत्र के प्रहरी बनेंगे, ताकि उन सबको पता चले कि आज जब 24 का जो हमारा लोकसभा का चुनाव हुआ था, 18वीं लोकसभा का गठन हुआ था, उस समय जो हमारे विपक्षी मित्र हैं, कांग्रेस के लोग या उनके अलाइज जो हैं, इंडिया अलाइज, हमने तो शपथ ली थी कि हम ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर, संविधान को हाजिर नाजिर जानकर ये शपथ लेते हैं। तो वहां जो हमारे विपक्ष के मित्र थे, विशेषकर कांग्रेस के जो नेता थे, वो संविधान की किताब को लेकर शपथ ले रहे थे जी। अपने आप को लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक बता रहे थे। तो इसके चलते जो पार्टी आज लोकतंत्र की सबसे बड़ी रक्षक बनने की कोशिश कर रही है, सबसे बड़ी प्रहरी बनने की कोशिश कर रही थी, उन्होंने 50 वर्ष पहले उस समय की कांग्रेस सरकार की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, रातों रात क्या कर दिया था। उस समय के राष्ट्रपति महोदय से रात को 11:15 बजे हस्ताक्षर करवा के पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी और धारा 352 का दुरुपयोग किया था और अगले दिन पूरे देश को जेल खाना बना दिया। और जो विपक्ष के नेता थे, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे, चाहे वो उस समय का जो जनसंघ था, उस समय के जो नेता थे, जिन्होंने आवाज उठाई, केवल जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं, जर्नलिस्ट जिन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, जिन्होंने उनके कहने पर खबर नहीं लिखी, उनको जेल में डाल दिया। बड़े बड़े साहित्यकार जो देश का चिंतन कर रहे थे उस समय, जिनको अच्छा नहीं लगा तो वो लिख रहे थे, उनको जेल में डाल दिया और लगाया गया मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। और मीसा उस समय उन पर लगता था जो देशद्रोही हों, मीसा उन पे लगता था जो बहुत बड़े क्रिमिनल हों, मीसा उनके ऊपर लगता था जो देश के सीक्रेट दुश्मन देशों को बताते हो, उनके ऊपर मीसा लगाया जाता था। ये कानून का जो हिस्सा था। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी देशद्रोही थे? क्या अटल बिहारी वाजपेयी क्रिमिनल थे? क्या लाल कृष्ण आडवाणी जी क्रिमिनल थे? क्या उस समय के बड़े बड़े साहित्यकार, उस समय के बड़े बड़े जर्नलिस्ट
क्या वो क्रिमिनल थे? क्या उन्होंने देश के सीक्रेट दुश्मन देशों को बताए थे जो उनके ऊपर मीसा लग गया? और हिमाचल प्रदेश के केवल श्रद्धेय शांता कुमार जी ऐसे थे जिनके ऊपर मीसा लगा। क्या वो देशद्रोही थे? क्या वो क्रिमिनल थे? तो उस समय की सरकार जो आज संविधान की प्रति ले घूमते हैं पूरे देश में, उस समय की इनकी सरकार की जो उस समय की प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पूरे देश को जेल बना दिया। जो इनके विचारों से सहमत नहीं था उनको जेल बना दिया। और मुझे तो यहां तक कहते हुए शर्म आ रही है कि ये स्थिति पैदा कर दी गई थी पूरे देश में कि 20-20 साल के नौजवानों की नसबंदी कर दी गई, 80 साल के बुजुर्गों की नसबंदी कर दी गई। ये स्थिति पूरे देश में थी। और वो पार्टी आज संविधान की रक्षक बनती हुई पूरे देश में घूम रही है। इस बात को एक्सपोज करने के लिए और जो हमारी नई पीढ़ी है जिनको आपातकाल के विषय में पता नहीं है, उनको जागरूक करने के लिए ये सारे कार्यक्रम हमारी पार्टी ने, हमारे संगठन ने पूरे देश में कार्यक्रम किए हैं। उसी के निमित्त आज यहाँ एक बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया। इसके लिए मैं सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ में ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र की प्रहरी बनती है कांग्रेस पार्टी। उस समय तानाशाही की पराकाष्ठा यहाँ तक थी कि उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष देवकांत बरुआ, उन्होंने सदन में कहा था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ये हालत थी तानाशाही की। और पूरे देश में 19 महीने तक, और उसकी पृष्ठभूमि क्या थी आपातकाल लागू करने की? पृष्ठभूमि ये थी कि उनके चुनाव को सेट असाइड कर दिया था और माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा था कि ये गलत काम हुए आपके चुनाव में। उनका जो अपना निजी सचिव था, सरकारी अधिकारी, वो उनके चुनाव में इलेक्शन एजेंट था, ताकि वहां जो काउंटिंग हो रही है उसको प्रभावित करने के लिए। एक स्वामी अच्युतानंद जी थे, उनको 50,000 रुपए की रिश्वत देके आजाद खड़ा कर दिया था। वो रिश्वत जो 50,000 की रिश्वत थी वो एस्टेब्लिश हो गई थी और बहुत बड़ा जुर्म है ये। तो उसके लिए दूसरा कारण ये था, सरकारी विमानों का दुरुपयोग किया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी सरकारी विमानों में प्रचार करती थी, उसका दुरुपयोग हुआ था। उस समय के डीसी, एसपी, उनके जो अधिकार हैं वो अधिकारों का इस्तेमाल वहां के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, चुनाव की दृष्टि से जो वहां लगे थे, इंदिरा गांधी जी का चुनाव जो देख रहे थे, मैनेज कर रहे थे, वो उसका अधिकार का इस्तेमाल करते थे। इन सब के कारण, क्योंकि उनके मुकाबले में उस समय राज नारायण सिंह जी थे, सोशल की और उनका चुनाव सेट असाइड कर दिया। केवल सेट असाइड नहीं किया, 6 वर्षों तक वो आगे चुनाव नहीं लड़ सकती है। किसी भी संवैधानिक पद पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी नहीं रहेंगी, ये निर्णय दे दिया गया। और उसके कारण, क्योंकि कांग्रेस की सत्ता तो केवल एक परिवार की भी पौती है, उसके अलावा तो कोई सत्ता में रह ही नहीं सकता। तो इंदिरा गांधी जी ने को लगा कि सत्ता चली जाएगी, उनके सुपुत्र उस समय संजय गांधी, उनको लगा सत्ता चली जाएगी, तो उसके लिए एक ही काम था, जो था वो था आपातकाल की घोषणा। पूरा देश में संविधान की आत्मा का कत्ल कर दिया गया, नागरिक अधिकारों का हनन कर दिया गया। केवल पूरी की पूरी सत्ता जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय से चलती थी। और सबसे बड़ा तानाशाही की पराकाष्ठा यहां तक थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जानकारी के लिए, जानकारी के अलावा उनको जानकारी नहीं थी। संजय गांधी जी ने उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जो विशेषाधिकारी थे जी पार्थसारथी, और जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे जगमोहन जी, इन तीनों ने मिलके प्रधानमंत्री की जानकारी के बिना पूरी विधानसभाओं के कानूनों को बदल दिया। वहां को कुछ तो था ही नहीं, पूछता कोई नहीं था। तो ये स्थिति थी। और लोकतंत्र क्या कहता है? लोकतंत्र ये कहता है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोकतंत्र के प्रहरी बने फिरते हैं। हमने एक देश एक चुनाव, एक विचार लेकर आए संसद में, दोनों सदनों में उसके ऊपर चर्चा हुई, बहस हुई, उसके बाद उसके ऊपर वोटिंग हुई, उसके बाद ये निर्णय हुआ कि ये
एक देश एक चुनाव जो है जेपीसी में दे दिया जाए। आज जेपीसी की जो कमेटी बनी है पूरे देश में घूम रही है, पूरे देश में घूम के सबके विचार ले रही है। वक्फ बोर्ड अधिनियम बिल जो था उसका जो संशोधन किया गया, उसके लिए दोनों सदनों में हम लोग लेकर आए, दोनों सदनों में इसके ऊपर चर्चा हुई, डिबेट हुई, वोटिंग हुई, जेपीसी में मामला चला गया। आज पूरी कितनी मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें पूरा विचार चल रहा है। ये एक लोकतांत्रिक प्रणाली है। लेकिन 50 वर्ष पूर्व श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बिना कैबिनेट की जानकारी के, बिना लोकसभा और राज्यसभा में तो लाए बिल्कुल नहीं, देश को आपातकाल में छोड़ दिया गया। इस बात से आने वाली जनरेशन को एजुकेट करने के लिए, बताने के लिए कि वो जो कांग्रेस पार्टी है उसका क्या इतिहास है। उस समय इंदिरा गांधी थी और आज भी कांग्रेस परिवार से बाहर नहीं निकली है। इस बात को बताने के लिए उस समय इंदिरा गांधी जी और संजय गांधी थे, आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है। आज भी कांग्रेस पार्टी अपने परिवार से बाहर नहीं निकल पाई है। इसी को एजुकेट करने के लिए, आने वाली जनरेशन को बताने के लिए कि जो मुख्य विपक्षी दल है उसकी भावना क्या है, उसकी सोच क्या है और देश के प्रति क्या वो सोचती है, ये बताने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। उस नाते आज यहाँ भी कार्यक्रम हुआ और मुझे ये आने का सौभाग्य मिला। मुझे ये सर, मेरा प्रश्न रहेगा, जब भी कोई बड़ा व्यक्ति कुर्सी पर बैठता है उसके कार्यकाल में बहुत सी गलती हुई होती है। बड़ी गलती इंदिरा गांधी जी की मानी जा सकती है कि उन्होंने आपातकाल लागू किया। पूरे देश में आज जो माहौल बना है उसको लेकर मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या इंदिरा गांधी ने जो अच्छे काम किए थे उनकी भी जो है वो बात की जा सकती है, या एक छोटा सा मैं आपसे प्रश्न करूँगा, कंधार कांड आपको याद होगा जिसमें जहाज जो है वो अपहरण किया गया था और उसमें कई दिनों तक विभिन्न देशों में जो है वो पूरा प्रकरण चला था और उसके बाद जो है वाजपेयी जी ने एक डिसीजन लिया था, उग्रवादियों को छोड़ा गया था, तो क्या वो सही निर्णय था? वैसे तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस प्रश्न का कोई तारतम्य नहीं है, लेकिन मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ। पहले प्रश्न का जवाब कि आपने कहा कि राजनेता गलतियां करते हैं और उस गलती का आपके प्रश्न के मुताबिक कि इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले बताऊं ये गलती नहीं थी, ये पाप था। और मैंने आपको बताया कि 19 साल के नौजवानों की नसबंदी कर दी, ये क्या गलती थी? सर आप बोलिए। ये पाप था, ये गलती नहीं थी, ये पाप था। इसलिए मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दूं, ये गलती नहीं थी, ये बहुत बड़ा पाप था देश के प्रति, समाज के प्रति, हमारी सारी सोसाइटी के प्रति। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपने कहा कि कंधार का जो विमान का अपहरण हुआ उसमें प्रधानमंत्री जी ने एक निर्णय लिया कि वो हॉस्टेजेस छोड़ने का निर्णय लिया गया। आप ये पूछना चाहते हैं? जी। उसमें मैं ये कहूँ कि उस समय भारतवर्ष के सैकड़ों परिवार, उनके जो बच्चे थे वहां पर थे और प्रधानमंत्री जी के कार्यालय के बाद जितने जो परिवार थे वो परिवार आकर उन्होंने प्रदर्शन किया था। और उस समय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया, पूरे कैबिनेट ने ये निर्णय लिया, पूरे सदन ने ये निर्णय लिया कि हमारे लिए आतंकवादी बेशक एक छूट जाए, 2 छूट जाए, 4 छूट जाए, लेकिन जो परिवार हैं, इनके बच्चे जो हैं वो सकुशल वापस आए। इसके लिए ये उस समय मुझे लगता है कि निर्णय लेना पड़ा था। तो ये मुझे आपसे कहना। चलिए, धन्यवाद सर। भारद्वाज जी, आप एक सांसद हैं और देश की संसद को लीड करते हैं। मेरा जो सवाल है वो सर देश प्रेम को लेके है, देशद्रोही को लेके है। कई नेता ऐसे हैं कि जो देश के खिलाफ बोलते हैं, देश के बाहर जाके भी खिलाफ बोलते हैं। आप एक इमरजेंसी का हवाला देते हैं और एक कोई आज तक के इतिहास में, संसद के इतिहास में कभी कोई ऐसा कानून इन नेताओं पे नहीं बना और कई कानून आप लेके आए, आपकी सरकार लेके आई है, जिसमें वक्फ एक्ट भी एक है और भी कई ऐसी बातें हैं। तो सर मेरा जो सवाल है, क्या इन नेताओं पर, जो बेलगाम नेता है,
जो बाहर विदेशों में जाके भारत की बेइज्जती करते हैं, अस्मिता से खिलवाड़ करते हैं, तो ऐसा कानून कोई क्या संसद में पास होगा कभी या फिर नहीं, या ये बेलगाम चलते रहेंगे? इसमें आपका जो प्रश्न है उसके दो पहलू हैं। उसके पहलू का मैं अगर जवाब दूं तो मैं ये कहूँगा कि जो देश के विरुद्ध जाकर विदेश में बात करते हैं उसके लिए सबसे बड़ी अदालत जो है वो जनता की अदालत होती है। पहला, जनता, और आप इसके साक्षी भी हैं, आप इसके गवाह भी हैं, और जनता उसका किस तरह से जवाब दे रही है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। और दूसरा, कानून होना चाहिए, क्योंकि जो देश की जो इंटरनल जो हमारी आपस की बातें हैं, यदि आप जाके विदेश में करोगे तो इससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपने बड़ा अच्छा सुझाव दिया है। वैसे तो इसके लिए कानून है। भारद्वाज जी मेरी बात सुनिए, कानून है, लेकिन वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं होता। एक सख्त कानून वो पूरे देश के लिए हो, हर आदमी के लिए हो, हर नेता के लिए हो। कानून भी है, धाराएं भी हैं, पर लेकिन आपने जो प्रश्न किया है, मैं आपका एक तो आपको साधुवाद भी देता हूं, क्योंकि मैं सांसद हूं। अगर लोकसभा हमारी शुरू होने वाली है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपकी इस भावना को उस महान सदन में जोड़ूंगा। सर, एक सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा, लगातार ये कहा जा रहा है कि भाजपा जो केंद्र सरकार है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को सिस्टमेटिक तौर पर जो है वो समाप्त करने में लगी है। उसमें एक हाल ही में जो ईसीआई ने जो इलेक्शन रिकॉर्ड रहता है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और अन्य जो रिकॉर्ड रहता है, उसे पहले 1 साल होता था, लेकिन 45 दिन का उसे कर दिया गया। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, ऐसा है, कोई भी रिकॉर्ड 1 महीने के बाद 1 महीने तक आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं। जैसे मान लो कि चुनाव हुआ है, चुनाव के बाद यदि रिट पिटीशन की जाती है तो 1 महीने के अंदर अंदर आप रिट पिटीशन कर सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। और उस रिट पिटीशन में अगर कोई आप चाहे साक्ष्य, वो अगर मान लो कि मेरे चुनाव में कोई रिट पिटीशन करता है तो उसको वो नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, क्योंकि किसी ने मेरे विरुद्ध रिट पिटीशन की है। ये तो इन जनरल की बात है। अगर आप उसको ढंग से पढ़ेंगे, अगर जो कानून बनाया है जो हमारे इलेक्शन कमीशन ने, उसमें इन जनरल कहा गया है कि अगर चुनाव हो गया, उस चुनाव के बाद उस कैंडिडेट के विरुद्ध कोई ऐसा न्यायालय में कोई मामला नहीं आया, तब ये 45 दिनों के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर किसी कैंडिडेट जो चुनाव जीत जाता है, यदि उसके अगेंस्ट कोई मामला आता है तो उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया। सर, एक मामला जो है वो चंडीगढ़ में हुआ था और उसमें सीसीटीवी फुटेज जो थी वो हवाला बनी थी कि किस तरीके से वहां पर चुनाव में धांधली की गई। उसको लेकर जो है वो विपक्ष द्वारा ये सवाल लगातार उठाया जा रहा है। इसको क्लैरिफाई किस तरीके से आप करेंगे? उसका तो नतीजा भी तो निकला था। आप चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं, जो नगर निगम का चुनाव हुआ उसकी बात कर रहे हैं, मेयर का चुनाव हुआ, उसका नतीजा आया तो था। उसका नतीजा आया तो था। अब समाज में हर किस्म के लोग हैं, हर किस्म के लोग हैं। कुछ कानून को मानने वाले हैं, कुछ कानून का खिलवाड़ करने वाले हैं। जो कानून को मानने वाले हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं, जो कानून का खिलवाड़ करते हैं उनको सजा भी तो मिलती है। सर, एक सवाल है, तो सजा मिलती है उसके हिसाब से। सर, हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ एक सवाल है। सर, हिमाचल प्रदेश जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए कर्जे के ऊपर चला गया है। हर हिमाचली पर 1,18,000 रुपये का कर्जा है अब आज की तारीख में। सुक्खू सरकार कहती है कि केंद्र सहयोग नहीं करता, और दूसरी बात यह है कि आप सांसदों पे अंगुली उठ रही है कि ये एक स्पेशल पैकेज लेके नहीं आए। 2006 करोड़ रुपया भी परसों आया है सर, ये अभी आया। केंद्र की ओर से सहायता का 2006 करोड़ रुपया भी परसों आया जी। 1800 करोड़ रुपया पहले मिला है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय सुक्खू जी को प्रणाम भी करता हूँ, और मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से कि कोई यदि मदद कर रहा है तो उसका धन्यवाद भी करें। आप दिल्ली जाते हो, प्रधानमंत्री जी को हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करते हो, केंद्रीय मंत्रियों के पास जाते हो, उनका धन्यवाद करते हो कि आप हमारी मदद कर रहे हैं, और जब शिमला आते हो तो आपकी भाषा बदल जाती है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भाषा भी बदल जाती है, और हमारे जो मंत्री हैं उनकी भाषा भी बदल जाती है। मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि केंद्र की सरकार 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर ले हिमाचल के प्रति, 1 दिन ये सरकार नहीं चल पाएगी। 1 दिन ये सरकार, उनको धन्यवाद भी करना चाहिए
माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे केंद्रीय मंत्रियों का, सबका धन्यवाद करना राजीव जी, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ था। मैंने ये कहा था कि एक स्पेशल पैकेज देना था हिमाचल के लिए जैसे उत्तराखंड के लिए दिया था, आपने सहयोग नहीं किया, ये दूसरी बात है। अब सर बाकी सांसदों को उन्होंने कभी बुलाया नहीं। देखिए जी, वो प्रदेश के मुखिया है, प्रदेश के मुखिया। मैंने धर्मशाला में ही बात की थी क्योंकि मैं कांगड़ा लोकसभा का सर सांसद। थोड़ा सा रह गया, वो जो गारंटियां बात कर रहे थे सर, ये फालतू की गारंटियां के लिए हम पैसे नहीं देंगे, ये इसी के साथ कनेक्टेड है। तो क्या ये बात है कि फालतू की गारंटियों के पैसे देने थे? सुनिए मेरी बात, मैं जो आपको कह रहा हूँ कि कभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सांसदों को नहीं बुलाया, कभी नहीं बुलाया, कभी नहीं बुलाया। माननीय मुख्यमंत्री जी को सांसदों को बुलाना चाहिए क्योंकि प्रदेश के हित का मामला है, चाहे वो उनकी पार्टी का कोई सांसद नहीं है, पर लेकिन सांसद तो सबके हैं। हमें बुलाएं, हमारे साथ चर्चा करें, ताकि वहां जब हिमाचल के हित के लिए हम पार्टी के दीवारों से ऊपर उठ के बात करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि जब उनको लगे चारों सांसदों को बुलाएं, उनके साथ बैठ के विचार करें क्या क्या चीज की जरूरत है, केंद्र से क्या योजना की जरूरत है, हमारे साथ चलें, हम चलेंगे उनके साथ, जाके प्रधानमंत्री जी के पास पक्ष रखेंगे, केंद्रीय मंत्रियों के पास पक्ष रखेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी स्टेट के हेड हैं, उनको चाहिए, वो लोग वहां भी बोलते हैं पत्रकारों में कि सांसद कोई नहीं बोलता, कोई आता नहीं, लेकिन उन्होंने आज तक हमें कभी नहीं बुलाया। यदि बुलाएंगे तो पार्टी की दीवारें तोड़कर जाकर प्रदेश हित की जो बात है जाकर दिल्ली रखेंगे। धन्यवाद।